Good morning, students. Good Good morning, morning, sir. sir. Good morning, sir. Okay. Good morning, sir. Voice clear है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Board clear है एकदम? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो अब तक हम लोग प्रीवियस क्लासेस में मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन नेशनल इनकम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने 3 मेथड्स को डिस्कस किया था। फर्स्ट वैल्यू एडेड और प्रोडक्ट मेथड, सेकेंड इनकम मेथड एंड फोर्थ एक्सपेंडिचर मेथड। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तीनों मेथड्स में किसी को कैलकुलेशन में या कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है? हाँ बोलिए। सर नेट डोमेस्टिक इनकम एनडीपी एट एफसी होता है ना? हाँ, नेट डोमेस्टिक इनकम यानी एनडीपी एट एफसी। और सर ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम? ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम देखिए, कोई भी एग्रीगेट हो, चाहे वो जीडीपी हो, एनडीपी हो, दोनों ही एट एमपी एंड एट एफसी कैलकुलेट किए जाते हैं। लेकिन अंतर क्या है, जब आप बात कर रहे थे एनडीपी एफसी, ठीक है, तो मैंने बताया था कि ऑल 8 एग्रीगेट्स में एनडीपी, ठीक है, और इसी में मैंने आपको एक और बताया था एनपी एफसी। ऑल 8 एग्रीगेट्स में 2 ही ऐसे एग्रीगेट हैं जिसमें एनडीपी एफसी को हम डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम, एंड एनएनपीएफसी को हम नेशनल इनकम बोलते हैं। बाकी जो बचे हुए 6 एग्रीगेट्स हैं, उनकी हम कैलकुलेशन करते हैं, कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस तरह से उनको किसी कॉन्सेप्ट से आइडेंटिफाई नहीं किया जाता। क्लियर है? तो सर ये ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम मतलब में क्या आएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम। ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम, यस सर। जो मैंने आपको तरीका बताया था, देखिए आप बात कर रहे हैं जीडीपी की, तो मैंने बताया था कि इस कॉन्सेप्ट में जो टर्मिनोलॉजी यूज की है, उन्हीं को यूज कीजिए। आपको अपने आप इसका कॉन्सेप्ट, इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स को इंक्लूड किया जाएगा, क्लियर हो जाएगा। देखिए, ग्रॉस है, यस सर। तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन इंक्लूड होगा, यस सर। ठीक है। डोमेस्टिक है, इसका मतलब जो भी डोमेस्टिक है, एनएफआईए की बात नहीं करेंगे, डोमेस्टिक है, इसका मतलब हम जो भी प्रोडक्ट कैलकुलेशन में यूज कर रहे होंगे, उनका प्रोडक्शन या उनका जनरेशन हमारी जो डोमेस्टिक टेरिटरी है, ठीक है, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, यही बताया था मैंने डोमेस्टिक के लिए। यस सर। ठीक है, यानी हम किसी भी चाहे जीडीपी एमपी कैलकुलेट कर रहे हो, चाहे एफसी कैलकुलेट कर रहे हो, इनकम मेथड से कर रहे हो, चाहे एक्सपेंडिचर मेथड से कर रहे हो, चाहे वैल्यू एडेड मेथड से कर रहे हो, हम इसमें उन्हीं प्रोडक्ट को, उन्हीं पर्टिकुलर्स को इंक्लूड करेंगे जिनका प्रोडक्शन हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में हुआ होता है। क्लियर? यस सर। और यहां प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मींस गुड्स एंड सर्विसेज, और कौन से? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने आपको बता दिया था, नेशनल इनकम अकाउंटिंग में ओनली एंड ओनली फाइनल गुड्स और सर्विसेज या फाइनल फैक्टर इनकम या फाइनल एक्सपेंडिचर को ही ऐड किया जाता है। इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर या इंटरमीडिएट कॉस्ट कमोडिटीज को हम इंक्लूड नहीं करते, बताया था। यस सर। अब इन्हीं तीनों को आप एक साथ एक लाइन में लिख देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जीडीपी में क्या इंक्लूड होता है। तो यहां लिख सकते हैं हम, जीडीपी इंक्लूड्स
includes to monetary value of all final goods and services which are produced within domestic territory of a country during, क्योंकि पूरा कैलकुलेशन या नेशनल इनकम अकाउंटिंग किसी एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है, इसीलिए लास्ट में हम टर्म यूज कर देंगे ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। इजी है, पता चल गया क्या क्या इंक्लूड होगा? Yes, sir. तो बस आपको जो मैंने एग्रीगेट्स बताए हैं, इन एग्रीगेट्स में जो यहाँ टर्म्स यूज किए हैं, सब टर्म्स के मीनिंग मैंने बताए हैं, सब टर्म के कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज कीजिए और एक लाइन में, एक पैराग्राफ में लिख दीजिए। आपको पता चल जाएगा कि जीडीपी में क्या क्या इंक्लूड होगा, एनडीपी में क्या इंक्लूड होगा, जीएनपी में क्या इंक्लूड होगा और एनएनपी में क्या इंक्लूड। 8 एग्रीगेट्स आप इस मेथड से क्लियर कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. एनी मोर कंफ्यूजन? No, sir. और किसी को कोई कंफ्यूजन है? संध्या, No, sir. खुशी, देव, No, शिवम, कोई कंफ्यूजन? अब कर लेंगे न्यूमेरिकल्स तीनों मेथड से। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो आज के बाद स्टूडेंट्स देखिए तीनों मेथड्स हम डिस्कस कर चुके हैं। आपको अब कभी कभी इंडिविजुअली न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, कभी कभी मिक्स, एक ही डेटा टेबल दी हुई होगी जिसमें 2 मेथड से या तीनों मेथड से आपको नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम या एनी अदर एग्रीगेट कैलकुलेट करना होगा। ठीक है? Yes, sir. हाँ, तो देखिए जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं तो उस समय आपको जो डेटा सेट दिया रहता है या जो न्यूमेरिकल डेटा गिवन होगा उनमें कुछ पर्टिकुलर ऐसे दिए होंगे जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग से एक्सक्लूड रहते हैं, उसको हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग में इंक्लूड नहीं करते, यानी उनकी वैल्यू को ना तो किसी एग्रीगेट में ऐड किया जाता है, ना ही डोमेस्टिक इनकम या ना नेशनल इनकम में उनको हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है? लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए, आप कंफ्यूज हो जाएं उस डेटा को देख के कि न्यूमेरिकल डेटा में जो डेटा आपको दिया गया है, ये डेटा सर ने या बुक में हम लोगों ने कहीं भी किसी मेथड में नहीं पढ़ा कि इसको इंक्लूड करना है कि एक्सक्लूड करना है, लेकिन वहां गिवन है, तो कंफ्यूजन हो सकता है कि अब क्या करें, इसको इंक्लूड करें कि एक्सक्लूड करें। तो उनको इंक्लूड करने ना करने के लिए हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, यानी हम जब नेशनल इनकम को मेजर कर रहे होते हैं, डोमेस्टिक इनकम के एग्रीगेट्स को मेजर कर रहे होते हैं, तो हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी होती है, कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं ताकि हमारी नेशनल इनकम की अकाउंटिंग में कहीं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग ना हो जाए, यानी कोई भी पर्टिकुलर जो प्रोड्यूस एक बार हुआ है लेकिन कैलकुलेशन में कहीं 2 बार इंक्लूड ना हो जाए। इन सब से बचने के लिए हम अकाउंटिंग करते समय, एग्रीगेट्स की वैल्यू कैलकुलेट करते समय कुछ प्रिकॉशंस यूज करते हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग उन्हीं प्रिकॉशंस की बात करेंगे और आपको ये प्रिकॉशंस अच्छे से याद रहने चाहिए, अच्छे से आपके माइंड में होने चाहिए, ताकि न्यूमेरिकल सॉल्यूशन के समय आपको कोई भी प्रॉब्लम
फेस ना करनी पड़े, आपके न्यूमेरिकल में कोई भी गलती ना हो, मिस्टेक ना हो। ठीक है? Yes, sir. ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है प्रिकॉशंस ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग। यानी जब हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग कर रहे होते हैं तो हमें कुछ प्रिकॉशंस ध्यान रखने होते हैं, और ये प्रिकॉशंस कौन कौन से हैं हम वन बाई वन इन सबको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जब आप नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, किसी भी एग्रीगेट को मेजर कर रहे होते हैं, तो आप ध्यान रखना, कभी भी ट्रांसफर पेमेंट्स ऑब्लिक करेंट ट्रांसफर पेमेंट्स ऑब्लिक करेंट ट्रांसफर्स आर नॉट included during national income accounting। ठीक है? Yes, sir. रीडेबल है? Yes, Yes, sir. sir. Yes. यानी ट्रांसफर पेमेंट्स और करेंट ट्रांसफर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग। यानी जब भी आप किसी भी एग्रीगेट को मेजर कर रहे होते हैं, कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो अगर डेटा में जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, उस इंफॉर्मेशन में कोई ट्रांसफर पेमेंट दिया है या कोई करंट ट्रांसफर पेमेंट दिया है, तो आप इसको इग्नोर कर दीजिए। इसको हम अपनी अकाउंटिंग में, अपने मेजरमेंट में ऐड नहीं करेंगे। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल ऐसे ही याद रखना, क्योंकि ये 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल में भी यूज होगा, क्योंकि वहां ऐसे कुछ वैल्यू दे दी जाएंगी जो आपको कंफ्यूज करेंगी, और अगर आपने उनको इंक्लूड कर लिया तो आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। यानी 6 मार्क्स के लिए भी ये जरूरी है। और कभी कभी सीबीएसई क्या करती है, कि आपको कंफ्यूज करती है और 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेती है। 3 हेड्स दे देगी नेशनल इनकम अकाउंटिंग के, और आपसे पूछेगी व्हाट ट्रीटेड व्हेन वी मेजर नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम। अभी हम बताएंगे आगे। तो 1 मार्क्स के 3 हेड होंगे, आपको बताना पड़ेगा कि इन हेड्स को नेशनल इनकम अकाउंटिंग में ऐड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, और साथ आपसे यह भी पूछेगा इसका रीजन क्या है कि ये इंक्लूड होगा या क्यों इंक्लूड नहीं होगा, ये रीजन भी पूछती है। कभी आपने सीबीएसई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखा है कभी? Yes, sir. हेलो, देखा है ना? Sir. तो हाँ, वहां बोल क्वेश्चन एक आता है, व्हाट ट्रीटेड व्हेन वी कैलकुलेट नेशनल इनकम ऑब्लिक डोमेस्टिक इनकम, जस्टिफाई योर आंसर विद वैलिड रीजन। इस तरह से क्वेश्चन आता है, और 3 हेड दिए जाएंगे, आपको बताना होगा कि इन हेड को नेशनल इनकम अकाउंटिंग में ऐड करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे तो क्यों करेंगे, नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे। इस तरह से आपको 2-3 लाइन का आंसर लिखना पड़ता है। तो वो 3 मार्क्स भी आपके इसी टॉपिक से कवर होंगे। ठीक है? Yes, sir.
हाँ, तो देखिए पहला हेड हमने बताया कि ऐसे पेमेंट्स, ऐसे ट्रांसफर्स या ऐसी फैक्टर इनकम या ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका नेचर ट्रांसफर पेमेंट टाइप का हो या करेंट ट्रांसफर पेमेंट टाइप का हो, उसको नेशनल इनकम अकाउंटिंग में इंक्लूड नहीं करते। करेंगे कि नहीं करेंगे? आप बोलते रहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये व्हाट इज ट्रांसफर पेमेंट्स ऑब्लिक व्हाट इज करेंट ट्रांसफर पेमेंट्स? कोई जानता है इनके बारे में क्या होते हैं? It is the compensation that is given without any productive work. It is the यस, वेरी गुड, यही आंसर है कि ऐसी कोई भी अर्निंग्स, ऐसी कोई भी रिसीविंग्स जिसके लिए आपने कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं किया हो, तो उन रिसीविंग्स को ट्रांसफर इनकम या ट्रांसफर पेमेंट या करंट ट्रांसफर पेमेंट बोलते हैं। यहां पर मैंने 11th में एक चीज आपको बताई थी कि इनकम जो होती है, इनकम के दो पार्ट होते हैं। एक होती है हमारी फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम को बताने की जरूरत मुझे नहीं लगता, क्योंकि हम इतना डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। और दूसरा टाइप की जो इनकम होती है उसे हम बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम को ही बोला जाता है ट्रांसफर पेमेंट, ठीक है। और इन्हीं को बोला जाता है करेंट ट्रांसफर पेमेंट। करेंट ट्रांसफर पेमेंट, तीनों सेम कॉन्सेप्ट हैं, बस इनको लिखने का इनका नाम अलग है, लेकिन इनका आइडेंटिफिकेशन सेम है। हम जानते हैं फैक्टर इनकम क्या है? अर्निंग्स which received for प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन। अगर आप कोई प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको जो भी रिसीविंग्स होंगी, जो भी अर्निंग्स होंगी, वो अर्निंग आपकी फैक्टर इनकम कही जाती है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मुझे सैलरी मिलती है, मेरी फैक्टर इनकम है। आपने किसी लेबर को मार्केट से अपने घर में काम करने के लिए हायर किया, आप उसको पेमेंट करेंगे, उसकी फैक्टर इनकम होगी। आपने किसी से बिजनेस के लिए शॉप को रेंट पे लिया है, शॉप ऑनर को आप कुछ पेमेंट करेंगे, वो उसकी फैक्टर इनकम होगी, ठीक है। यस। अब कुछ अर्निंग्स आपको ऐसी देखने को मिलेंगी, कुछ अर्निंग्स आपको ऐसी देखने को मिलेंगी जो आपको मिल तो जाती हैं, रिसीव तो होती हैं, अर्निंग्स तो होती हैं, लेकिन आप उसके लिए कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल स्कॉलरशिप जानते हैं आप? यस सर। Yes, sir. स्कॉलरशिप गवर्नमेंट पे करती है स्टूडेंट्स के लिए। Yes, sir. क्या स्टूडेंट जो गवर्नमेंट उसे स्कॉलरशिप देती है, क्या स्टूडेंट उस स्कॉलरशिप के लिए गवर्नमेंट के लिए कोई काम करता है? No, sir. No, sir. No, sir. लेकिन इसे अर्निंग तो हुई ना, Yes, sir. Yes, sir. स्टूडेंट को अर्निंग हुई, लेकिन उसने कोई भी काम नहीं किया उस अर्निंग्स के लिए। इसलिए ये स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स के लिए फैक्टर इनकम नहीं होगी। ऐसी इनकम को हम क्या कहेंगे? ट्रांसफर इनकम, ट्रांसफर पेमेंट या फिर करंट ट्रांसफर पेमेंट। क्लियर? यस सर। Yes, sir. आपने ओल्ड एज पेंशन के बारे में सुना है? Yes, sir. ऐसे पर्सन्स Yes, जो 60 इयर्स या उससे प्लस हैं, उनको गवर्नमेंट मंथली एक अमाउंट पे करती है। क्या वो लोग जिनकी एज 60 इयर्स से अलग या उससे ज्यादा है, या गवर्नमेंट जिन्हें ओल्ड एज पेंशन देती है, क्या वो लोग गवर्नमेंट के लिए कोई काम करते हैं? No, sir.
हाँ, No, तो sir. ये ओल्ड एज पेंशन फैक्टर इनकम का पार्ट नहीं होगी, बल्कि ट्रांसफर इनकम या ट्रांसफर पेमेंट का पार्ट होगी। क्लियर है? Yes, sir. आपसे sir. पूछा जाए कि व्हाट इज ट्रांसफर पेमेंट, बता सकते हैं? Yes, sir. Yes. It is refers to the बताइए। income received without rendering the income Yes, received without rendering any production services Service. in return. क्लियर है चीज? लिख लेंगे इसको Yes, sir. Yes, sir. अपने नोट्स में। Sir, हाँ, एक अपने question नोट्स। है। हाँ बोलो। सर अगर एम्प्लॉय को बोनस मिल रहा है तो वो होगा ट्रांसफर इनकम में? बिल्कुल होगा, क्योंकि कंपनी उसको जो बोनस दे रही है वो क्यों दे रही है? क्योंकि उसका एम्प्लॉय है। उसका एम्प्लॉय है, वो और कुछ बेहतर करे। Government. ऐसा तो नहीं है बेनिफिट होगा। ऐसा तो सर ऐसा वो तो नहीं है COE कि में नहीं है? क्या वो जो मैं आपको बताया था ना, बोनस जो है वो COE का ही पार्ट होगा। समझ रहे हैं? तो ये जो बेस ट्रांसफर इन इनकम में नहीं आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। क्या आपने देखा कि किसी कंपनी ने रास्ते में चलते हुए किसी को पकड़ के भी बोनस दे दिया हो? No, sir. पता चला कि आज हम किसी कंपनी के सामने से निकल रहे थे, SBI बैंक के सामने से निकल रहे थे, मैनेजर साहब आए और हमको 10-20 हजार रुपए बोनस देकर चलते बने। नो सर। ऐसा नहीं होता ना? नो सर। हाँ, कंपनी हो चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, बोनस सिर्फ अपने एम्प्लॉइज को देती है, और वो एम्प्लॉय को इसलिए देती है क्योंकि वो एम्प्लॉय अपनी सर्विसेज अपने ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड कर रहा है। यानी बोनस भी कहीं ना कहीं एम्प्लॉय की सर्विस का, COE का ही पार्ट है। ओके, सर आप तो ये कंपेयर गवर्नमेंट कीजिए। खाली देती है? नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी मिलता है, बल्कि प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा मिलता है। गवर्नमेंट सेक्टर में कभी कभी मिलता है, लेट से मिलता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में रेगुलर मिलता है और टाइमली मिलता है। दोनों, प्राइवेट सेक्टर में भी है, रेगुलर सेक्टर में भी है। प्राइवेट सेक्टर में इसे इंसेंटिव्स तो कहा जाता है। सारी कंपनियां देती है बेटा। देखिए, आप किसी भी अच्छी कंपनी में जाइए, इंसेंटिव जैसे महिंद्रा है, हाँ, इंसेंटिव्स बोनस का ही तरह एक पेमेंट है। वो भी जो एम्प्लॉइज हैं उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को और बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए इंसेंटिव दिया जाता है। एक तरह से अट्रैक्शन किया जाता है। जब इंसेंटिव दिया जाता है तो एम्प्लॉय को और ज्यादा काम करने के लिए अट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है? तो सर वो भी हेलो? तो आना चाहिए COE में। COE का ही पार्ट है वो सब। आप कंपेयर कीजिए तो ट्रांसफर बोनस इनकम और बिल्कुल नहीं आएगा। ट्रांसफर इनकम में वही पेमेंट, वही रिसीविंग्स आएंगी जिसके लिए आप कोई काम नहीं कर रहे। क्या स्कॉलरशिप के लिए कोई काम कर रहे हैं? No, sir. नो सर। ओल्ड एज पेंशन वाले कोई सर- सरकार को कोई काम? हाँ, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन तो कहाँ दे रही है ट्रांसफर? देते हैं बेटा, देते हैं, बिल्कुल देते। अब ये मत देखिए कि प्राइवेट सेक्टर है और गवर्नमेंट सेक्टर। आप ट्रांसफर पेमेंट कौन देगा कौन नहीं देगा, हमें ये नहीं पढ़ना है। हमें ये पढ़ना है, अगर कोई इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल को ऐसी अर्निंग्स होती हैं जिसके लिए उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो हम उसे ट्रांसफर पेमेंट मान लेंगे। और अगर किसी पर्सन को अपने प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन के लिए कोई अर्निंग्स हुई है तो उसे हम फैक्टर इनकम मानेंगे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर। हम यहां सेक्टर्स की बात ही नहीं कर रहे। समझ गए? सर। यस सर। हाँ, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। बस आपको ध्यान इतना ही रखना है कि जो पेमेंट दिया गया है, जो अर्निंग्स हुई हैं, अगर उसके लिए कोई कंट्रीब्यूशन किया गया तो वो इंक्लूड होगा, एज ए फैक्टर इनकम होगा, एज ए फैक्टर पेमेंट होगा।
और अगर ऐसा कोई भी अर्निंग्स जिसके लिए कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं किया गया तो वो एज ए फैक्टर इनकम काउंट होगा, सॉरी ट्रांसफर इनकम काउंट होगा, या ट्रांसफर पेमेंट काउंट होगा, या फिर करंट ट्रांसफर इन पेमेंट काउंट होगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो अब इसमें जो फैक्टर इनकम है ये नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाएगी, जबकि जो ट्रांसफर इनकम और पेमेंट हैं ये हमारे अकाउंटिंग में नॉट इंक्लूडेड। ध्यान रखेंगे? Yes, sir. Yes, sir. और अब देखिए क्वेश्चन कैसे होगा, जो मैंने अभी बताया कि कभी कभी इस तरह से इन प्रिकॉशंस को लेके 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन होगा, दे दिया होगा what treated when national income accounting, what treated when national income accounting। क्वेश्चन यहां खत्म होगा, आगे लिखेगा जस्टिफाई योर आंसर विद वैलिड रीजन, ये क्वेश्चन होगा। और नीचे दिया होगा स्कॉलरशिप, ठीक है, स्कॉलरशिप। दूसरा दिया होगा ओल्ड एज पेंशन, ठीक है, और थर्ड दिया होगा आपको फ्लैट प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय बाय फर्म। इस तरह से आपको 3 दिए होंगे और ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। अब देखिए स्कॉलरशिप नेशनल इनकम अकाउंटिंग में ऐड की जाएगी कि नहीं? No, sir. तो आप यहां क्या लिखेंगे? हाँ, आप यहां क्या लिखेंगे? नो, नॉट इंक्लूडेड। लेकिन अभी ये आपका आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि उसने बोला है जस्टिफाई योर आंसर विद वैलिड रीजन। तो आपको यह भी बताना पड़ेगा कि क्यों इंक्लूड नहीं होगा। तो आंसर आगे क्या लिखेंगे? नो, स्कॉलरशिप नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग बिकॉज दिस ट्रीटेड एज ट्रांसफर पेमेंट और ट्रांसफर इनकम। क्लियर? Yes, sir. जब आप इतनी एक लाइन लिख देंगे आपका 1 मार्क कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा ओल्ड एज पेंशन, ये भी ट्रांसफर पेमेंट है, Yes, sir. तो ये भी इंक्लूड नहीं होगा। Yes, तो sir. इसके लिए हमारा आंसर क्या होगा? नो, दिस इज नॉट इंक्लूडेड बिकॉज इट इज ट्रीटेड एज ट्रांसफर पेमेंट और ट्रांसफर इनकम। ओके? Yes, sir. Yes, sir. एंड थर्ड फ्लैट प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय बाय अ फर्म। यहां लिख सकते हैं हम, यहां लिख देंगे फ्री फ्लैट प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय बाय अ फर्म। फ्री में प्रोवाइड करा दिया, कंपनी कोई पैसा नहीं लेती है, तो ये इंक्लूड होगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. इंक्लूड होगा बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ COE, यानी ये क्या है? ये एक तरह की फैक्टर इनकम का पार्ट है। तो हम लिखेंगे यस, दिस इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग बिकॉज दिस ट्रीटेड एज फैक्टर इनकम ऑफ एम्प्लॉय। तीनों को जब हम इस तरह से लिख देंगे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 6 लाइन का आंसर होगा और आपके 3 मार्क्स में से कोई 0.1 मार्क्स भी डिडक्ट नहीं कर सकता। कंप्लीट 3 मार्क्स मिलेंगे इसमें, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो इसी तरह का क्वेश्चन आता है। और यहां तो मैंने अभी आपको एक ही प्रिकॉशन बताया, किसी भी प्रिकॉशन से इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। तो आपको सभी प्रिकॉशंस अच्छे से समझ में आने चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है? Yes, तो आपको sir. फर्स्ट प्रिकॉशन याद रखना है, ट्रांसफर पेमेंट आर नॉट इंक्लूडेड।
यहीं पर नीचे आप एक हेडिंग डालना और यहां पर डिफाइन कर लेना कि व्हाट इज ट्रांसफर इनकम और ट्रांसफर पेमेंट। नोट्स बनाने का तरीका बता रहा हूं। पहला प्रिकॉशन मैंने बता दिया, तो प्रिकॉशन तो क्लियर है कि नॉट इंक्लूडेड, लेकिन हमें यह भी तो पता होना चाहिए, क्वेश्चन 1 मार्क्स में आपसे यह भी तो पूछ सकता है व्हाट इज ट्रांसफर इनकम। तो आपको फिर ट्रांसफर इनकम की डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। Yes, sir. Yes, sir. और ट्रांसफर इनकम की डेफिनेशन मैंने बता दी है, लिखवाई नहीं है, लिख सकते हैं आप आराम से। Yes, sir. Yes, sir. Yes. हाँ, तो आप क्या करेंगे, पहला प्रिकॉशन लिखना और उसमें जो टर्म्स यूज हुई है उस टर्म को डिफाइन कर लेना, और उसके बाद फिर अब हम चलते हैं दूसरे प्रिकॉशंस पर। ठीक है, दूसरे प्रिकॉशन पर। दूसरा प्रिकॉशन है विंडफॉल। विंडफॉल गेन, गेन्स लिखिए, आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. विंडफॉल गेन्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल, यानी कोई भी विंडफॉल गेन है, विंडफॉल गेन का मतलब सडन गेन, सडन अचानक हो गया जिसकी आपको एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी। गेन एक तरह से प्रॉफिट का ही सिनोनियम है, कंप्लीट सिनोनियम नहीं है, लेकिन समझ गेन का मतलब भी लाभ ही लगभग होता है, Yes, प्रॉफिट sir. लाभ ही है, लेकिन अंतर हम क्या कर रहे हैं, यहां विंडफॉल गेन लिख रहे हैं, यानी सडन प्रॉफिट। जैसे फॉर एग्जांपल हम रास्ते से जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, स्कूल से वापस आप जा रहे हैं, रास्ते में मार्केट में आपको 500 रुपीज का एक नोट पड़ा मिल गया, विंडफॉल गेन है, सडन गेन है वो। Yes, sir. Yes, sir. और ये 500 रुपीज अब आपके पास कंजम्पशन के लिए रेडी होगा, आप उसका यूज कर सकते हैं क्योंकि अब उसके ऑनर आप हैं। Yes, sir. ठीक है, लेकिन क्या जो इनकम आपके पास आई 500 रुपीज, ये इनकम आपकी है, आपने जनरेट किया है? No, sir. Sir. नहीं ना, आपने उसे जनरेट नहीं किया है। और आपको पहले ही बता चुके हैं कि नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम या किसी भी एग्रीगेट ऑफ नेशनल इनकम में हम केवल उन्हीं पर्टिकुलर्स को, उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को, उन्हीं फाइनल एक्सपेंडिचर्स को या उन्हीं फैक्टर इनकम्स को इंक्लूड करते हैं जिनको प्रोड्यूस किया गया हो। बार बार बोलते हैं ना, प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेजिडेंट और प्रोड्यूस्ड बाय विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, बार बार बोलते हैं प्रोड्यूस्ड हुआ हो। तो क्या ये 500 रुपीज की जो अर्निंग आपको हुई है, आपने जनरेट की है, प्रोड्यूस की है? No, sir. नहीं। इसलिए इस तरह का विंडफॉल गेन कभी भी नेशनल इनकम अकाउंटिंग में ऐड नहीं होता है। जैसे आपने कभी लॉटरी का टिकट खरीदा और अचानक से आपकी लॉटरी लग गई, क्या लॉटरी का पैसा आपने जनरेट किया है? No, sir. नहीं। यानी लॉटरी भी क्या है, एक तरह से विंडफॉल गेन है। गैम्बलिंग, गैम्बलिंग जानते हैं Yes, sir. Yes, क्या sir. होता है? जुआ। खेलना। जुआ. हाँ, यानी जुआ का जो पैसा है, किसी पर्सन ने गैम्बलिंग की और वो वहां से पैसे जीत जाता है, तो वो भी विंडफॉल गेन की ही कैटेगरी में आता है, उसको उसका फैक्टर इनकम नहीं माना जाएगा। यानी आपको कुछ पड़ा मिल जाए, आपकी लॉटरी लग जाए, या आप गैम्बलिंग में या स्पेकुलेशन, सट्टेबाजी, सट्टा लगाते हैं लोग क्रिकेट वगैरह में, Yes, sir. हाँ, तो कोई, या फिर हम लिख देते हैं यहां पर स्पेकुलेशन, यहां से कोई अर्निंग्स आपको हो जाती हैं, तो ये इस तरह की सभी अर्निंग्स विंडफॉल गेन की कैटेगरी में आती हैं, और विंडफॉल गेन को नेशनल इनकम अकाउंटिंग में इंक्लूड नहीं किया जाता। ठीक है, Yes, sir.
क्वेश्चन इरेज होता है, क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि हमें विद वैलिड रीजन भी तो बताना है ना। आपसे कोई पूछे कि गैम्बलिंग का पैसा नेशनल इनकम अकाउंटिंग में इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, तो क्या आंसर होगा आपका? नहीं सर नहीं सर No. नहीं होगा। No. Not include. उसके दिमाग में नहीं हो ना, तो जिस पर्सन ने क्वेश्चन किया है वो आपसे ये भी तो पूछता है क्यों नहीं होगा। क्योंकि सर इसका कोई इससे कोई गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। वो मनी पूछता है ना। सर कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है इसलिए। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? जस्ट ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, वैल्यू का ट्रांसफर हो रहा है। जो 500 रुपीज का नोट आपको मार्केट में पड़ा मिला था, ये गिरने से पहले किसी पर्सन का था, किसी पर्सन का था ना। यस सर। या गैम्बलिंग में आपने जो पैसा जीता है, वो पैसा जीतने से पहले किसी और का था। या स्पेकुलेशन से आपने जो पैसा जीता है वो किसी और का था, लेकिन इन एक्टिविटीज के बाद वो पैसा दूसरे पर्सन से मूव होके आपके पास आ गया। यही प्रोसेस हुई ना इसमें। यस हाँ, यानी विंडफॉल गेन्स के केस में क्या होता है? जस्ट ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, वैल्यू का एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर ट्रांसफर हो जाता है, कोई वैल्यू नई जनरेट नहीं। यस हेलो, मुझे बाहर जाना होगा, आप लोग मीटिंग में रहिए। यस सर। मुझे बाहर जाना। वॉइस है? हेलो, यस सर। ओके। Yes, sir. तो समझ गए विंडफॉल गेन क्यों नेशनल इनकम अकाउंट में इंक्लूड नहीं होता? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रिकॉशन की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड, सॉरी सेल लिखिएगा, सेल्स ऑफ सेकेंड हैंड, सेल्स ऑफ सेकेंड हैंड प्रोडक्ट। यहां थोड़ा चेंज कर लेते हैं, दोनों एक साथ ही लिखेंगे, सेल्स एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड प्रोडक्ट आर नॉट included or not included in national income accounting। ठीक है, सेल्स एंड परचेज, सेल किया जा रहा हो या परचेज किया जा रहा हो किसका? सेकेंड हैंड प्रोडक्ट का। अगर कहीं भी इकोनॉमी में, मार्केट में सेकेंड हैंड गुड्स को परचेज किया जा रहा हो या सेल किया जा रहा हो, तो उन सेल एंड परचेज को नेशनल इनकम अकाउंटिंग में ऐड नहीं करेंगे। ओके? Yes, sir. यस सर।
क्यों? सर क्योंकि जब वो उसका सेल या परचेज होगा, परचेज हुआ होगा, उस समय उसका जो वैल्यू है वो ऐड हो गया होगा नेशनल इनकम में। यस, वेरी गुड, यही करेक्ट आंसर है। क्योंकि अब हम सेकेंड हैंड गुड्स प्रोडक्ट को सेल या परचेज कर रहे हैं, इसका मतलब इनका प्रोडक्शन प्रीवियस ईयर में किया गया होगा, प्रीवियस टाइम पीरियड में इन्हें प्रोड्यूस किया गया होगा, और जब इन्हें प्रीवियस टाइम में प्रोड्यूस किया गया होगा उसी समय इनको नेशनल इनकम अकाउंटिंग में इंक्लूड कर लिया गया होगा। और अब जब इनको रीसेल किया जा रहा है या रीपरचेज किया जा रहा है, तो इस केस में अगर हम इनको दोबारा से नेशनल इनकम अकाउंटिंग में ऐड करेंगे तो क्या होगा, एक ही प्रोडक्ट मोर देन वन टाइम हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड हो जाएगा, जो कि एक्चुअल में प्रोड्यूस नहीं हुआ होगा। यानी क्या होगा, अगर हम सेल्स ऑब्लिक परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड को नेशनल इनकम अकाउंटिंग में। सर एक क्वेश्चन है। हाँ, सर कोई शॉप है जो कि सेकेंड हैंड गुड्स में ही डील करती है और उसके यहाँ पे वर्कर्स है, वो उसको मेंटेन करते हैं, मतलब साफ वाफ करके उसको बेचते हैं, और वो सेकेंड हैंड गुड्स को बेच रहे हैं, और वहाँ तो इनकम जनरेट हो रही है ना, उस शॉप में उन वर्कर्स को दे रहा है वो पैसा। तो क्यों? और जैसे कि सर क्विकर ही है वहाँ, या फिर OLX ही है, वहाँ पे तो हम लोग सेकेंड हैंड गुड्स सेल करते हैं, तो वो जो वेबसाइट है उसको मेंटेन करने में बहुत सारे लोग होंगे जुड़े हुए, उनकी तो इनकम जनरेट हो रही है ना, जबकि वो सेकेंड हैंड गुड्स को बेच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ क्या लिखा है कि जिस गुड को बेचा जाएगा उस गुड की वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी, लेकिन इन गुड्स को बेचने के लिए जो एम्प्लॉय लगा होगा उसको जो फैक्टर इनकम मिलेगी वो तो जाएगी ही जाएगी। मैं केवल उन प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं जो सेकंड हैंड है। एग्जाम्पल देके समझिए इस चीज को, कंफ्यूजन है यहां भी आपको। मान लीजिए किसी कंपनी ने एक कार बनाई, ठीक है, जिस कार को मार्केट में 500 रुपीज में सेल किया गया, कब? 2020 एंड 21 में, ठीक है आरोही? यस सर। हाँ, अब देखिए, तो जब 2020-21 में इस कार को 500 का सेल किया गया, यानी 2020-21 में इसको उसी साल की नेशनल इनकम अकाउंटिंग में इंक्लूड किया गया होगा। यस सर। अब इसको चाहे तो आप सेम फाइनेंशियल ईयर में एग्जांपल ले लें, चाहे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, कंडीशन सेम होगी। 2022 में 21-22 में चलते हैं, इसी कार को फिर से मान लीजिए 400 में सेल किया गया, ठीक, 400 में सेल किया गया। अब किसी पर्सन ने, सुनिए पहले, जिस पर्सन ने इसको परचेज किया उसने इस कार को रेनोवेट किया, और रेनोवेट किया होगा तो इसकी कुछ कॉस्ट आई होंगी। जब कॉस्ट आई मान लीजिए रेनोवेट करने की 10, तो मार्केट में अब ये कितने का बेचेगा इसको? 410। 410। तो ये 400 जो है ये सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू है, जिसको यहां इंक्लूड कर लिया गया। इसलिए ये 400 अब 21-22 की अकाउंटिंग में काउंट नहीं होगा, ये बात कह रहा है ये प्रिकॉशन। लेकिन इस पर्सन ने, जिसने इस कार को रेनोवेट किया और 10 रुपीज की इनकम जनरेट की, इसको इंक्लूड किया जाएगा। अब बोलिए आप। और सर रेनोवेशन के साथ साथ वो जो ओनर है वो अपना प्रॉफिट भी तो ऐड करेगा ना, मतलब वो सब इसी में ले आएंगे ना, प्रॉफिट भी कॉस्ट का पार्ट है ना। यस सर। तो वो इसी में होगा ना, मैंने कॉस्ट मान ली, इसी में 10 रुपए में ही उसका प्रॉफिट भी होगा, उसकी जो रेनोवेशन कॉस्ट आई होगी वो भी सब इसमें ऐड होगा। तो ये कॉस्ट की जाएगी। तो सर अगर हम लोग इस फर्म का अगर वैल्यू एडेड निकाले तो वो 10 रुपए आएंगे। यहाँ पे अगर वैल्यू एडिशन मेथड हम लोग अप्लाई करें तो वैल्यू जो होगा वो 10 नहीं होगा, वैल्यू एडिशन नहीं होगा।
क्यों सर? क्योंकि ये वैल्यू रिडक्शन हुआ है, एडिशन कहां हुआ है? 500 की वैल्यू थी इसकी, 400 रह गई। पर तो सर ऐसे में तो प्रोडक्ट मेथड से ये जो 10 रुपीज़ है वो तो ऐड होगी नहीं, अगर प्रोडक्ट मेथड तो से यहाँ हम पर लोग हम फैक्टर इनकम मेथड यूज करेंगे। मैंने बताया था कि जहां पर वैल्यू एड, कुछ सिचुएशन ऐसी होंगी जहां वैल्यू एडिशन मेथड अप्लाई नहीं हो पाता, तो हम वहां दूसरे किसी मेथड को यूज करते हैं। जहां पर इनकम मेथड नहीं अप्लाई होता वहां दूसरा मेथड यूज कर लेते हैं। जहां एक्सपेंडिचर मेथड यूज नहीं हो पाता वहां तीसरा, जो बचे हुए दो हैं उनको ऐड करते हैं। इसीलिए 3 मेथड अप्लाई किए जाते हैं। समझ गए? ओके सर। सर इंडिया में एक्चुअली में कौन सा मेथड यूज होता है? मैंने बेटा पहले दिन ही बताया कि किसी भी इकोनॉमी का नेशनल इनकम अकाउंटिंग करते समय पैरेलल तीनों मेथड यूज किए जाते हैं। जहां पर सुटेबल प्रोडक्ट मेथड है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में आप जाओगे तो प्रोडक्ट मेथड सबसे एप्रोप्रिएट होगा वहां, तो वहां प्रोडक्ट मेथड यूज कर लिया जाएगा। आप प्रोडक्शन के ही सेक्टर में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का प्रोडक्शन है वहां नेशनल इनकम अकाउंटिंग करने जाएंगे तो वहां इनकम मेथड सबसे सुटेबल बैठता है। ठीक है, और जहां ये दोनों ही मेथड सुटेबल नहीं बैठते वहां हम एक्सपेंडिचर मेथड यूज करते हैं। तीनों मेथड एक साथ यूज किए जाते हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि इन तीनों मेथड में सबसे बेटर मेथड कौन सा है या कौन सी कंट्री कौन से मेथड को यूज करती है, ये नहीं कहा जाता कभी, क्योंकि हर कंट्री तीनों मेथड यूज करती है और अपनी अपनी सिचुएशन में, अपनी अपनी कंडीशंस में तीनों ही मेथड एप्रोप्रिएट है, बेटर है। समझ गए? यस सर। हाँ। तो यहां मैं जो बात कर रहा था, केवल हम जो सेकंड हैंड गुड्स का जो रीसेल किया जाएगा, रीपरचेज किया जाएगा, केवल उस वैल्यू को ऐड नहीं किया जाएगा, लेकिन इनको सेल करने के लिए, परचेज करने के लिए कुछ फैक्टर इनकम जनरेट होती है, उसको जरूर ऐड किया जाएगा। या कभी कभी आपने देखा होगा जब कुछ लोग आजकल स्मार्ट मार्केट टाइप के चलने लगे हैं, सेकंड हैंड बाइक्स का, सेकंड हैंड कार का मार्केट आपको मिल जाता है, मिलता है, देखा है किसी ने? हेलो, यस सर। मिलता है ना। तो वहां क्या होता है कि जो ये काम करता है डीलिंग का, जो मार्केट ऑपरेटर होता है, मार्केट ऑपरेटर क्या करता है, यहां प्रोडक्ट ऑनर है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑनर है, ये मार्केट ऑपरेटर से बोलता है हमें अपना प्रोडक्ट, सेकेंड हैंड प्रोडक्ट सेल करना है। दूसरा, जिसे सेकेंड हैंड परचेज करना है, यानी जो बायर है, ये बायर क्या करता है, ये भी इसके पास जाता है और बोलता है कि हमें सेकेंड हैंड आइटम को परचेज करना है। ठीक है, इसके पास जो प्रोडक्ट है मान लीजिए ₹500 में है, तो ये इससे कहेगा हम इसे 500 में सेल करेंगे। ठीक है, साथ ही बायर कहेगा ठीक है हम 500 में परचेज कर लेंगे। तो जितने में इसने सेल किया उतने में इसने परचेज किया, तो ये बीच में क्या कर रहा था, इसको कुछ नहीं मिलेगा। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। तो इसको कुछ नहीं मिलेगा क्या, ये फ्री में काम कर रहा था? नो सर। नो सर। बिल्कुल नहीं। ये क्या करेगा, प्रोड्यूसर से 500 में परचेज करेगा, प्लस अपनी कमीशन ऐड करेगा और 510 में इसको बेचेगा। तो देखिए, जो अभी मैंने एग्जांपल लिया, जो आरओई ने क्वेश्चन मार्क किया, वही इस एग्जांपल में मैं बता रहा हूं। जो 500 की वैल्यू रीसेल की गई, ये अकाउंटिंग में इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन जो 10 रुपीज कमीशन है इमीडिएटर की, जो रेनोवेट करके बेच रहा है उसकी जो कमीशन है,
इसको नेशनल इनकम में ऐड किया जाएगा। और इसीलिए इसी प्रिकॉशन में हम आगे एक लाइन और जोड़ देते हैं, बट कमीशन ऑन सेल ऑब्लिक परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड या सेकेंड हैंड प्रोडक्ट लिखेंगे हम, सेकेंड हैंड प्रोडक्ट इंक्लूडेड इन एनआई, नेशनल इनकम में ऐड किया जाएगा। अब क्लियर है बिल्कुल? यस सर। हाँ, सेकेंड हैंड गुड की जो सेलिंग वैल्यू है, परचेजिंग वैल्यू है, उसे इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन उस सेल परचेज पे जो कमीशन जनरेट होगी उस कमीशन को नेशनल इनकम में ऐड किया जाएगा। क्यों? क्योंकि सेकेंड हैंड प्रोडक्ट ये वैल्यू ऑफ ट्रांसफर है, जबकि कमीशन ऑन सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड ये एक तरह की फैक्टर इनकम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो इमीडिएटर कमीशन ले रहा है वो क्यों ले रहा है? क्योंकि वो सेलर और परचेज जो बायर है दोनों को अपनी सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, इसीलिए वो कमीशन ले रहा है। इसीलिए ये इमीडिएटर का या डीलर का कमीशन फैक्टर इनकम होगा, और फैक्टर इनकम जहां भी जनरेट की जाएगी उसे नेशनल इनकम में अकाउंटिंग में ऐड किया जाएगा। ओके? यस सर। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रिकॉशन की बात करें। यस सर। सभी को मेरी आवाज आ रही है? केवल पायल आंसर कर रही है। यस सर, आ रही है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट प्रिकॉशन है सेल एंड ऑब्लिक परचेज, सेल ऑब्लिक परचेज ऑफ कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स, सेल ऑब्लिक परचेज ऑफ कैपिटल इंस्ट्रूमेंट या कैपिटल प्रोडक्ट लिख देते हैं, कैपिटल प्रोडक्ट लाइक शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर्स, ETC। डिवेंचर ETC are not included, but brokeraging fee are includes in national income accounting। ओके? यस सर। समझ में आ रहा है? कैपिटल प्रोडक्ट यानी अगर शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर्स इनका सेल परचेज हो रहा है, इनका सेल परचेज हो रहा है, तो हम शेयर, बॉन्ड और डिवेंचर्स के सेल परचेज की जो भी वैल्यू होगी उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन इनके कैपिटल प्रोडक्ट यानी शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर्स की जो मार्केटिंग होगी यानी सेल एंड परचेज होगा, उस सेल एंड परचेज पर ब्रोकर जो भी अपनी फी चार्ज करेगा उस फी को नेशनल इनकम में अकाउंटिंग में इंक्लूड किया जाएगा। क्लियर? यस सर। यस सर। और रीजन क्या रीजन होगा इसका?
because there is no actual generation of products. It Yes, ये सब it is बस a राइट से रिलेटेड होते हैं. इट Transfer इज of rights. जस्ट वैल्यू ऑफ ट्रांसफर. अभी वही शेयर हमारे पास है, हमें पैसे की जरूरत पड़ी, हमने आपको सेल कर दिया, तो जो वैल्यू हमारे पास थी वो आपके पास चली गई. ठीक है. लेकिन शेयर शेयर बॉन्ड या डिवेंचर को सेल परचेज करने का एक मैकेनिज्म होता है. आप इनको स्टॉक मार्केट में ही सेल परचेज करते हैं, और स्टॉक मार्केट में आप डायरेक्टली ना तो सेल कर सकते हैं ना परचेज कर सकते हैं. स्टॉक मार्केट में ब्रोकर्स अपॉइंट किए जाते हैं, और वो ब्रोकर्स के थ्रू आप सेल कर सकते हैं, ब्रोकर्स के थ्रू ही आप परचेज कर सकते हैं. और ब्रोकर्स अब इन सेल और परचेज को बायर सेलर के बीच डील कराने के लिए 1% की या 2% जो भी है ब्रोकरेजिंग फीस चार्ज करता है. तो जो प्राइस ऑफ शेयर बॉन्ड और डिवेंचर होगा उसकी रीसेल परचेज पे हम नेशनल अकाउंटिंग में ऐड नहीं करेंगे, लेकिन उनके सेल परचेज के लिए ब्रोकर जो फी चार्ज करेगा आपसे, वो फी नेशनल इनकम में एज ए फैक्टर इनकम ऑफ ब्रोकर
हेलो यस सर। हेलो, यस सर। आवाज आ रही है बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। नेट कनेक्शन बंद हो जाने की वजह से क्लास ड्रॉप हो गई थी। ठीक है, फिर से हम कंटिन्यू करते हैं इसे आगे। एक बार मुझे रीसेट करना पड़ेगा फिर से। रिस्टार्ट करते हैं। वॉइस क्लियर है? बोर्ड क्लियर है? यस यस सर। सर। यस यस सर। सर। हाँ, तो समझ गए थे जो हम प्रिकॉशन डिस्कस कर रहे थे? यस सर। यस सर। यस हाँ, सर। याद याद रखना, जहां पर सेल एंड परचेज ऑफ शेयर, बॉन्ड और डिवेंचर की बात की जाए तो उनकी वैल्यू को ऐड नहीं करना है नेशनल इनकम अकाउंटिंग में, लेकिन उस सेल एंड परचेज पे जो भी ब्रोकेजिंग फीस चार्ज की जाएगी वो ब्रोकेजिंग फीस ब्रोकर की फैक्टर इनकम होगी और उस फैक्टर इनकम को हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग में ऐड करेंगे। क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट प्रिकॉशन की हम बात करते हैं। सर्विस सर्विसेज प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन आर not included in नेशनल इनकम अकाउंटिंग। आप जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग कर रहे होंगे उसमें रीडेबल है जो मैं लिख रहा हूं यहां? यस सर। यस सर। हाँ, तो आप जब नेशनल इनकम अकाउंटिंग कर रहे होंगे तो आपको ध्यान रखना होगा ऐसी सर्विसेज जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस की गई हैं उनको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। कोई एग्जांपल दे सकता है ऐसी सर्विसेज को? सर मम्मी घर पे खाना बनाती है ना। यस, यस, वेरी गुड। यानी सर्विसेज ऑफ हाउस वाइफ्स। कोई हाउस वाइफ है और वो अपने घर में सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही हैं, जैसे हमारी मम्मी हैं, खाना बनाती हैं, कपड़े धुलती हैं, क्लीनिंग, मेंटेनेंस, सारा काम घर में वही करती हैं। तो ये जो काम वो कर रही हैं घर को मेंटेन करने के लिए, क्या उनमें सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं होता? होता है सर। होता है ना? लेकिन ऐसी सर्विसेज को नेशनल इनकम अकाउंटिंग में ऐड नहीं करेंगे। जैसे कोई टीचर है, किसी स्कूल में जाके पढ़ाता है, कोचिंग सेंटर में जाके पढ़ाता है, तो उसको कोई ना कोई पेमेंट मिलेगा उसके लिए। यस सर। यस सर। वही टीचर वही काम अपने घर पे पढ़ाने के लिए करता है, अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, अपने भाई बहनों को पढ़ाता है, तब भी तो वो टीचिंग सर्विस प्रोड्यूस कर रहा होता है। यस सर। लेकिन जब वो किसी स्कूल कोचिंग में पढ़ा रहा है तो उसकी टीचिंग सर्विसेज को इंक्लूड किया जाएगा अकाउंटिंग में, और अगर वही सेम टीचिंग सर्विसेज अपने घर पे कर रहा है तो उनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ऐसा क्यों?
कोई बता सर सकता है? क्योंकि इससे कुछ भी प्रोडक्ट तो कोई बता सकता है? सर इससे कुछ भी मॉनेटरी सर उसका मार्केट वैल्यू को हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि वो इनकम अर्न करने के लिए तो नहीं कर रहा है ना। हेलो यस सर। यस सर। हेलो, यस सर। यस सर। यस सर। आवाज आ रही है मेरी? यस सर, Yes, आ रही sir. है। यस सर। हेलो, यस सर। हाँ तो क्यों ऐसी सर्विसेज को नहीं किया जाएगा? सर क्योंकि उसका मार्केट वैल्यू डिटरमाइन करना इजी नहीं है, क्योंकि वो अर्निंग के पर्पस से नहीं इजी कर रहा नहीं, है। इम्पॉसिबल है। यस, इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ऐसी सर्विसेज इमोशनल अटैचमेंट के पर्पज से की जाती हैं। इमोशनल अटैचमेंट के पर्पज से की जाती हैं और इमोशंस का कोई भी वैल्यूएशन नहीं किया जा सकता। समझ गए? जैसे हमारी मम्मी हमको खाना बना, एक देखिए, हम खाना बनाने के लिए किसी कुक को हायर करते हैं, तो हमें पता है कि जो वो कुकिंग करके हमें देगा उसे हम मंथली 10,000 पे करेंगे, हमें पता है। तो ये उसकी फैक्टर इनकम की वैल्यू हो जाएगी, मॉनेटरी वैल्यू हो जाएगी। लेकिन अगर हमारी मदर हमें खाना बना के देती हैं, तो क्या हम उनकी सर्विसेज को भी 10,000 रुपीज का मान लें? नो सर। नो सर। काम तो वही कर रही हैं जो एक कुक करेगा, कि वही काम हमारी मदर भी कर रही हैं। कुक आता है तो हम उसकी सर्विसेज की वैल्यू 10 करते हैं। हेलो सर बीच में आपकी वॉइस कट गई थी। ठीक है, तो मैंने कहा कि अगर हम एक कुक को लाते हैं, कुक हमें खाना पका के देता है, तो हम उसे मंथली 10,000 पे कर देते हैं, यानी उसकी सर्विसेज की मार्केट वैल्यू 10,000 हमने क्लियर कर ली। लेकिन वही खाना जब हमारी मदर बना के देती हैं, तो क्या हम उनके इस खाना बनाने के लिए 10,000 उनकी सर्विसेज की वैल्यू कर सकते हैं? नो सर। पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उस खाना बनाने के पीछे दो अलग मोटिव थे। जब हमने कुक को हायर किया, उसका मोटिव क्या था? टू अर्न मनी। और जो मदर हमारी खाना बना के देती हैं, उसके पीछे कारण क्या होता है? इमोशनल अटैचमेंट, जो प्राइस लेस है, जिसका प्राइस क्लियर नहीं किया जा सकता। यानी जो ऐसी सर्विसेज जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस की जाती हैं, उनका मार्केट वैल्यू ही हम नहीं निकाल सकते, और जिसका मॉनेटरी वैल्यू हमारे पास नहीं है, उनको नेशनल इनकम में हम अकाउंटिंग नहीं कर सकते, इंक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है? यस सर। सर इसमें खाली सर्विस को इंक्लूड नेक्स्ट किया था, प्रिकॉशन गुड्स को नहीं। क्या चीज? गुड्स अगर है तो बेटा उसकी मॉनेटरी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, क्योंकि कोई गुड्स है, अगर वो प्रोड्यूस की गई है तो जितने कॉस्ट में प्रोड्यूस की गई है उतनी ही कॉस्ट उसकी मॉनेटरी वैल्यू हो जाएगी। यस सर। समझ गए? और ऐसी सर्विसेज जिनको यूज करने के लिए हम कुछ पेमेंट करते हैं, तो वो पेमेंट ही उन सर्विसेज की मार्केट वैल्यू हो जाता है। क्लियर? जैसे हम यस सर। यानी की सर्विस की मॉनेटरी वैल्यू कितनी होगी? 10,000। लेकिन हमारी मम्मी हमारे लिए जो काम करती हैं, हमारे पापा हमारे लिए जो काम करते हैं, हमारे भाई बहन हमारे लिए काम करते हैं, क्या उनके लिए हम कुछ पेमेंट कर सकते हैं? मम्मी आज सुबह का खाना आपने अच्छा बना दिया, इसके लिए हम आपको 10,000 रुपए देते हैं। मम्मी आपने हमको पाल के, हमको पढ़ा लिखा के इतना बड़ा कर दिया, इसके लिए हम आपको 2 लाख रुपए देते हैं। पॉसिबल है? खरीदा जा सकता है माँ बाप का प्यार? प्राइस लेस No, है वो। sir.
उसका कोई मार्केट वैल्यू डिटरमाइन नहीं हो सकता। इसलिए जिस प्रोडक्ट का मार्केट वैल्यू है ही नहीं उसको अकाउंटिंग में ऐड करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है? यस सर। ओके। यस सर। हेलो। यस सर। मुझे लग रहा है आज नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत हो रही है, बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, हम लोगों का कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। ऐसा ही है? सर Yes, आपकी sir. वॉइस बहुत बीच में कट जाती है। तो ऐसा करते हैं आज की क्लास यही खत्म करते हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत है। कल की क्लास में हम 2-3 प्रिकॉशन बच्चे हैं उनको डिस्कस कर लेंगे और दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे जीडीपी एट मार्केट प्राइस और करंट प्राइस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। ठीक है? कल हम Yes, बचे sir. हुए Yes, प्रिकॉशंस yes, को sir. डिस्कस करेंगे, जीडीपी एट करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत है, कम्युनिकेशन बहुत गैप हो रहा है, तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ओके? यस सर। यस आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं। लेफ्ट कर जाइए आप लोग। थैंक यू सर। थैंक यू ओके ओके।